आज की कहानी सक्सेस का शोर मचाती एक्सप्रेस ट्रेन सरीखी नहीं, ना ही ये ग्रैंड अवार्ड्स, फेमस लैब्स, पॉपुलर डिबेट्स या पब्लिक स्पेसेस में लगी मूर्तियों के साथ जुड़ी फेम, पर अदरवाइज शांत प्राइवेट जीवन की है। ये ऐसा ब्लंडर था जिसका खामियाजा साइंस जगत को भी सालों भुगतना पड़ा। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट का नाम इतिहास से मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई, कारण क्योंकि उनकी नेशनैलिटी इंडियन थी और वो एक औरत थी। डॉक्टर बिभा चौधरी के ये दो गुनाह इतने बड़े थे कि उनके उस काम को इग्नोर किया गया जिस पर आगे चलकर किसी और साइंटिस्ट को नोबेल मिला। ये किस्सा आपको हॉन्टिंग और डिसहार्टनिंग लग सकता है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करेगा, और हाँ, इंस्पायर भी डेफिनेटली। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था राठौर और आप देख रहे हैं खबरगांव। डॉक्टर बिभा चौधरी एक बेहद टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और मेहनती वैज्ञानिक थी जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बहुत करीब पहुंची। वो हिंदुस्तान की पहली औरत थी जिन्होंने पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में काम किया और जिन्हें अब जाना जाता है कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस के लिए। 1940s में डीएम बोस के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया में सबसे पहले मीजॉन पार्टिकल्स की खोज की, सबसे पहले दुनिया में, और हिदेकी युकावा की 1935 में दी गई मीजॉन थ्योरी को प्रूव किया। पर इस खोज का श्रेय और उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला सेसिल पावेल को 1950 में बिभा की डिस्कवरी के सालों बाद, क्योंकि दुनिया अनजान थी इस बात से कि ये खोज ऑलरेडी हो चुकी है। जेंडर बायस, इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट और लंबी हिस्टोरिकल चुप्पी ने एक ब्रिलियंट इंडियन माइंड की मेहनत को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल दिया। अगर बिभा के काम को बार बार जानबूझकर इग्नोर ना किया जाता तो साइंस वर्ल्ड सालों आगे होता। क्या होते हैं मीजॉन्स, क्यों इतनी इंप्रेसिव है बिभा की साइंटिफिक अचीवमेंट्स, और कैसे सामने ना होकर भी उनका नाम फाइनली दुनिया के सामने आया, ये सब और बहुत कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए जानते हैं लेजेंडरी बिभा चौधरी की कहानी शुरू से। बिभा चौधरी का जन्म 1913 में बंगाल के हुगली जिले के एक शिक्षित जमींदार परिवार में हुआ था। ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत काबिज थी। बिभा 6 भाई बहनों में एक थी, 5 बहनें और एक भाई। उन सभी को अच्छी शिक्षा मिली थी क्योंकि उनका संबंध ब्रह्मो समाज से था। देखिए, उस दौर में लड़कियों के लिए पढ़ना ही मुश्किल था और साइंस जैसे टफ सब्जेक्ट को चुनना तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन बिभा अलग थी। उन्हें नेचर की मिस्ट्रीज में रुचि थी। वो ये जानना चाहती थी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, चीज़ें दिखती क्यों हैं और इनविजिबल फोर्सेस कैसे काम करती हैं। उनका रुझान साइंस की तरफ किसी नौकरी या नाम के लिए नहीं था, बल्कि प्योर क्यूरियोसिटी के चलते था। 1936 में बिभा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की। उस पूरे बैच में वो इकलौती महिला स्टूडेंट थी। इसके बाद उन्होंने पूरे मन से रिसर्च वर्क में खुद को झोंक दिया। ज्यादातर काम किया बोस इंस्टीट्यूट में। एमएससी करने के बाद बिभा चौधरी ने प्रोफेसर देवेंद्र मोहन बोस, जो सर जेसी बोस के भतीजे थे, को मनाया ताकि वो उन्हें अपने इंस्टीट्यूट में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में रख लें। जैसे सीवी रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर में पहली महिला रिसर्चर को एडमिट करने में डिसइंटरेस्टेड थे, उसी तरह डीएम बोस भी शुरुआत में बिभा को अपने अंडर रिसर्च स्टूडेंट एक्सेप्ट करने के लिए उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली बोस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उस समय लैब्स में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम थी, सुविधाएं सीमित थी और सपोर्ट उससे भी कम। इसके बावजूद बिभा ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस डोमेन को चुना जिस पर उस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे थे, कॉस्मिक रेज, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले मिस्टीरियस हाई एनर्जी पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज पर काम करना आसान नहीं था। इसमें घंटों तक मेहनत करनी पड़ती थी, नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता था, फोटोग्राफिक प्लेट्स का यूज होता था और चाहिए होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पेशेंस। कॉस्मिक रे पर रिसर्च डिमांड करती थी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और केओस के बीच छिपे पैटर्न्स को पहचान पाना, और बिभा इस काम में बेहद कुशल थी। अपनी रिसर्च के दौरान बिभा चौधरी ने फोटोग्राफिक प्लेट्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स के निशान देखे जो उस समय नोन पार्टिकल से अलग थे। ये निशान एक नए पार्टिकल की ओर इशारा कर रहे थे, ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से भारी था लेकिन प्रोटॉन से हल्का। उन्होंने इस पर रिसर्च पेपर लिखे और अपने ऑब्जर्वेशंस साझा किए। बाद में यही पार्टिकल पायन या पाई मीजॉन के नाम से जाना गया, जो न्यूक्लियर फोर्सेस को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। 1938 से 1942 के बीच उन्होंने न्यूक्लियर इमल्शन एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें बिभा की जिम्मेदारी थी कि वे 3 ऊंचाई वाली जगहों पर इमल्शन प्लेट्स लगाएं, फिर उन्हें वापस जाकर इंस्टीट्यूट लेकर आएं और माइक्रोस्कोप से ध्यान से उनको ऑब्जर्व करें। इस काम के बेसिस पर उन्होंने
1940 से 42 में नेचर जर्नल में डीएम बोस के साथ मिलकर 4 पेपर्स पब्लिश किए। इन्हीं रिसर्चेस के दौरान एक नए पार्टिकल पाई मीजॉन की खोज हुई। लेकिन ये दौर था दूसरे विश्व युद्ध का, जिसके चलते उन सालों में ज़्यादा सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट्स अवेलेबल ना होने की वजह से उन्हें इस रिसर्च को बीच में छोड़ना पड़ा। इस खोज के 7 साल बाद सीएफ पॉवेल ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इम्प्रूव्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ पायंस म्यूऑन्स की डिस्कवरी की, जिसके लिए साल 1950 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि पॉवेल ने अपने काम में डीएम बोस और बिभा चौधरी के पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को खुले तौर पर स्वीकार किया था। 1945 से 1949 के बीच बिभा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से अपनी पीएचडी पूरी की। वहां उन्होंने पैट्रिक ब्लैकेट की कॉस्मिक रे लैब में रिसर्च की। ये वही पैट्रिक ब्लैकेट थे जिन्हें 1948 में नोबेल मिला था। उन्होंने क्लाउड चेंबर का इस्तेमाल करके एक्सटेंसिव एयर शार्ड्स को स्टडी किया। जब अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रे धरती के वातावरण से टकराती हैं तो हवा के पार्टिकल से टकराकर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। ये सारे पार्टिकल्स नीचे की ओर बारिश की तरह फैलते हुए धरती तक पहुंचते हैं। इसी पार्टिकल्स की बारिश को एयर शार कहा जाता है। उस दौर में कॉस्मिक रेज में होने वाले बड़े एयर शार्स पर रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में से एक माना जाता था। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोज और रेडिएशन को स्टडी किया जाता है। इसका एम ये समझना होता है कि मैटर और एनर्जी बिल्कुल बेसिक लेवल पर कैसे काम करते हैं और एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। विभा के आंकड़ों से ये समझने में मदद मिली कि एयर शार्स में पार्टिकल्स की डेंसिटी और पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स का क्या रोल होता है। उन्होंने अपने पीएचडी रिसर्च के नतीजे 1948 में नेचर और 1950 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द फिजिकल सोसाइटी में पब्लिश किए। 1949 में विभा चौधरी भारत लौटी और ब्लैकेट की रिकमेंडेशन पर मुंबई के नए बने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डॉक्टर होमी भाभा के कॉस्मिक रे ग्रुप से जुड़ने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने एक्सटेंसिव एयर शार पर अपनी रिसर्च जारी रखी और पाया कि म्यूऑन्स के अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डीपली पेनिट्रेट करते हैं। ये पार्टिकल्स लगभग 29% एयर शार से जुड़े हुए थे। उनकी टीम का ये रिसर्च पेपर 1952 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश हुआ। टीआईएफआर में सीनियर पोजीशन पर होने के बावजूद बिभा चौधरी ने 1953 में वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो पेरिस के सीएनआरएस के अंतर्गत कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट एल लेप्रिंस रिंगुए की लैब से जुड़ी। वहां उन्होंने एल्प्स माउंटेन्स में क्लाउड चेंबर की मदद से कई नए के मीजॉन्स को स्टडी और आइडेंटिफाई किया। इस रिसर्च को उन्होंने 1957 में नुओवो सीमेंटो में पब्लिश किया। क्लाउड चेंबर एक पार्टिकल डिटेक्टर होता है जो आयनाइजिंग रेडिएशन के रास्ते को देखने लायक बना देता है। वहीं के मीजॉन एक खास टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल का अहम हिस्सा होता है और जिसका होना क्लाउड चेंबर एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ था। इस दौरान डॉक्टर बिभा चौधरी ने अमेरिकी फिजिसिस्ट वेन हेजन के साथ भी काम किया, जिन्होंने बाद में उन्हें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाने के लिए इन्वाइट भी किया। MIT का नाम तो सुना होगा आपने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी, यू गेस्ड इट राइट। बिभा चौधरी वर्कड हियर टू। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाने और रिसर्च करने के बाद कुछ महीने उन्होंने MIT में ब्रूनो रॉसी के एयर शार एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी काम किया। वहां उन्होंने प्लास्टिक सिंटिलेटर डिटेक्टर टेक्नोलॉजी सीखी और अपनाई। बाद में यही टेक्नोलॉजी भारत में किए गए उनके अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स का एक अहम हिस्सा बनी। प्लास्टिक सिंटिलेटर डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जब कोई तेज पार्टिकल प्लास्टिक से टकराता है तो बहुत हल्की सी रोशनी निकलती है और उसी रोशनी से वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि पार्टिकल वहां से गुजरा है। इसके बाद डॉक्टर चौधरी इंडिया लौट आई, जहां उन्हें अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL में पोजीशन मिली। इस दौरान उन्होंने कोरार गोल्ड फील्ड्स KGF में स्थित TIFR के बड़े शार एरे पर हाई एनर्जी म्यूऑन इंटरैक्शंस पर काम शुरू किया, जिसे उन्होंने एक पुराने कलीग से जुड़ने के बाद स्टार्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट कई सालों तक चला और जाकर पूरा हुआ 1976 में। वो कोलार गोल्ड फील्ड माइन एक्सपेरिमेंट से गहराई से जुड़ी रहीं और अपने फ्यूचर रिसर्च वर्क को लेकर उस समय PRL के डायरेक्टर विक्रम साराभाई से चर्चा भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साराभाई की अनटाइमली डेथ के बाद उन्हें वो प्लान्ड रिसर्च करने की परमिशन नहीं मिली। यहाँ भी स्टिग्मा और जेंडर बायस ने उनका रास्ता रोक दिया। ये बेहद अफसोस की बात रही कि 2 क्रिटिकल मौकों पर, पहले बोस इंस्टीट्यूट में और बाद में PRL में, उन्हें अपनी रिसर्च को अधूरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद बिभा चौधरी ने PRL से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और कोलकाता लौट आई। लेकिन उन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स में काम अपनी मृत्यु तक जारी रखा।
उन्होंने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने वीईसीसी के साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी यूज़ किया। वो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेती रहीं और कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। उनका आखिरी पेपर 1990 में, यानी उनकी डेथ से 1 साल पहले पब्लिश हुआ था। महिला साइंटिस्ट्स को रेयरली प्रमोशन मिलती थी उस दौर में, रेयरली फंड्स मिलते थे और उन्हें सेलिब्रेट करना लगभग ना के बराबर था। उस दौर में मौजूद डिस्करेजिंग रवैये को कभी विभा ने अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने पढ़ाया, रिसर्च किया, स्टूडेंट्स को गाइड किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान और समर्थन कभी नहीं मिला जिसकी वो ट्रूली हकदार थीं। विभा ने देश के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थानों में काम किया। वो अपनी आखिरी सांस तक एक मेहनती और डेडिकेटेड रिसर्चर बनी रही, लेकिन दुख की बात यह है कि कोलकाता में उनका निधन बगैर किसी बड़ी पहचान और सम्मान के हो गया। उन्हें कभी कोई नेशनल अवार्ड या किसी बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी की फेलोशिप नहीं मिली। यहाँ तक कि साल 2008 में आई किताब लीलावतीज डॉटर्स द वुमेन साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारत की 98 महिला साइंटिस्ट का जिक्र है, उसमें भी विभा चौधरी का नाम शामिल नहीं था। पर लीलावतीज डॉटर्स के 10 साल बाद विभा चौधरी को फाइनली रिकॉग्निशन मिली। 2018 में 2 फिजिसिस्ट की कड़ी मेहनत की वजह से जर्मनी में एक किताब पब्लिश हुई जिसने इस असाधारण महिला वैज्ञानिक के जीवन और काम पर रोशनी डाली। इस किताब को लिखा जर्मनी की ओल्डनबर्ग यूनिवर्सिटी के नोटेड साइंस हिस्टोरियन राजिंदर सिंह और कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के फॉर्मर फिजिक्स प्रोफेसर सुप्रकाश सी रॉय ने। नाम है अ जूल अनअर्थड, विभा चौधरी द स्टोरी ऑफ एन इंडियन वुमन साइंटिस्ट। इन दोनों का उद्देश्य उस महिला की हिम्मत और दृढ़ संकल्प की कहानी सामने लाना था जो 112 साल पहले पैदा हुई थी और जिनके काम को पहचान मिलने में दशकों लग गए। सिंह और रॉय ने उनके रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से दर्ज किया है और क्रिटिकली एग्जामिन भी किया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। विभा चौधरी का पूरा जीवन कंप्लीटली फिजिक्स को समर्पित था। वो ज़्यादातर समय अपनी लैब तक ही सीमित रहीं और सिंपल, शांत और डिग्निफाइड जीवन जीती रही। जहां विभा चौधरी की हाई एनर्जी और कॉस्मिक रे फिजिक्स में रिसर्च को ऑथर्स ने एक्सटेंसिवली रिव्यू कर सुपर्ब बताया, वहीं मेजर रिकग्निशन और पहचान के अभाव में रहा उनका जीवन कई अहम सवाल खड़े करता है, खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में कि आज तक भी साइंस जगत में आगे बढ़ते वक्त महिलाओं को कितनी ही अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आइलीन पॉलक, जिन्होंने किताब द ओनली वुमेन इन द रूम व्हाई साइंस इज स्टिल अ बॉयज क्लब लिखी है, का कहना है कि समाज पुरुषों को साइंस अपनाने के लिए इनकरेज करता है और औरतों को डिस्करेज। रिसर्च के दिनों में विभा चौधरी ने द मैनचेस्टर हेरल्ड को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ये दुखद है कि आज हमारे पास इतनी कम महिला फिजिसिस्ट्स हैं। मैं जितनी महिला फिजिसिस्ट्स को जानती हूँ भारत और इंग्लैंड दोनों में, उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकती हूँ। स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट रखने वाली लड़कियां अक्सर केमिस्ट्री चुनती हैं, शायद इसीलिए कि किसी भी फिजिसिस्ट के लिए हायर मैथमेटिक्स पर पकड़ होना, उसकी अच्छी समझ होना बेहद ज़रूरी होता है। किताब वुमेन एंड साइंस इन इंडिया अ रीडर कलेक्शन है बहुत सारे इंटरेस्टिंग एसेज का। इसके इंट्रोडक्शन में नीलम कुमार लिखती हैं कि साइंस में महिलाओं की संख्या अब भी बहुत कम है। ज़्यादातर महिलाएं उन डिसिप्लिन्स में ज़्यादा हैं जिन्हें फेमिनिन सब्जेक्ट माना जाता है और उन्हें अक्सर इनविजिबल, कम सैलरी वाले असिस्टेंट्स या लोअर पोजीशंस तक सीमित रखा जाता है। इसी किताब में नम्रता गुप्ता और ए.के. शर्मा लिखते हैं ट्रिपल बर्डन के बारे में। सिर्फ घर और करियर का डबल बर्डन ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के लिए लैब में लंबा समय बिताना भी महिलाओं के लिए तीसरा बर्डन बनता है। इसके अलावा पैसिव डिस्क्रिमिनेशन और इनविजिबल बैरियर्स का मुद्दा भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। विभा चौधरी पर लिखी किताब के राइटर्स सिंह और रॉय लीलावतीज डॉटर्स के राइटर्स गोडबोले और रामास्वामी को साइट करते हुए बताते हैं कि कुछ साल पहले तक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की सिर्फ 5% फेलोज महिलाएं होती थी। ब्लैकेट की लैब में काम करते समय विभा चौधरी पर एक आर्टिकल द मैनचेस्टर हेरल्ड नाम के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। टाइटल था मीट इंडियाज न्यू वुमन साइंटिस्ट, शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज। इसमें उनकी तस्वीरें और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी शामिल था। उसी साल ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी रीपब्लिश हुआ। ये मीडिया अटेंशन दिखाती है कि उस समय फंडामेंटल साइंस की स्टडी में विभा चौधरी कितनी आगे थी, और विडंबना देखिए कि इतने ब्राइट माइंड से दुनिया अब तक अनजान थी। बहरहाल अपने इंटरव्यू में उन्होंने फेमसली कहा था, महिलाएं फिजिक्स से डरती हैं, यही दिक्कत है। ये दुखद है कि आज हमारे पास इतनी कम महिला फिजिसिस्ट्स हैं। इन दिस एज ऑफ साइंस महिलाओं को एटॉमिक पावर को पढ़ना चाहिए।
अगर वो नहीं समझती कि ये कैसे काम करती है तो वो कैसे डिसाइड कर पाएंगी कि इसे कैसे यूज किया जाए। डॉक्टर चौधरी ने TIFR, PRL और KGF में रहते हुए कई स्टूडेंट रिसर्चर्स को पढ़ाया और उनका मार्गदर्शन भी किया। उनका पढ़ाने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ओरिजिनल थिंकिंग और अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल्स को जोड़कर समझने की एबिलिटी को बहुत मजबूत करता था। इसी वजह से स्टूडेंट्स मुश्किल रिसर्च चैलेंजेस के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते थे। लेकिन बहुत से बायसेस के चलते डॉक्टर बिभा चौधरी की प्रतिभा को हमेशा सही पहचान नहीं मिल पाई। KGF में उनके एक और स्टूडेंट ने बाद में याद करते हुए कहा, हमारी इमैच्योरिटी के कारण हम डॉक्टर बिभा चौधरी के पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। हमें बस इतना पता था कि उन्होंने इंग्लैंड में काम किया है, लेकिन कम से कम मैं उनकी अचीवमेंट से अनभिज्ञ ही रहा। चूंकि उस समय बिभा चौधरी 50 की उम्र में थी, इसीलिए ये समझा जा सकता है कि उनके मेजॉरिटी मेल स्टूडेंट्स द्वारा उनके काम को कम आंकने का एक बड़ा कारण उनका महिला होना भी था। ये बात उनके स्टूडेंट्स ने भी स्वीकारी थी। बिभा चौधरी ने कभी शादी नहीं की। रॉय और सिंह का मानना है कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि वो ब्रह्मो समाज से थी, जिन्हें उस समय मुख्य धारा के हिंदू समाज से अलग माना जाता था, और दूसरी वजह यह भी कि वो एक महिला वैज्ञानिक थी, जिनमें से लगभग 14% रिमेन अनमैरिड। लेकिन ये दोनों कयास है। साल 1942 में जब बिभा चौधरी ने नेचर जर्नल में पाई मीजोन की खोज पब्लिश की, तब भी उन्हें ऑफिशियली इसका श्रेय नहीं दिया गया। कितनी ही बार उनके काम को कलेक्टिव वर्क की चादर ओढ़ा दी गई। कई साल बाद एक ब्रिटिश पुरुष वैज्ञानिक को उसी तरीके का इस्तेमाल करके इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। इसी तरह उनकी PhD के एक्सपेरिमेंट्स को पश्चिमी देशों के कॉस्मिक रे साइंटिस्ट्स ने बार बार दोहराया, उनका जिक्र किया और खुले तौर पर सराहा भी, उस समय जब कॉस्मिक रे के एक्सटेंसिव एयर शार्स पर रिसर्च फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज में से एक था। फिर भी बिभा चौधरी को ना कोई बड़ा सम्मान मिला, ना ऑनरेबल टाइटल्स, ना कोई अवार्ड्स। राजेंद्र सिंह और सुप्रकाश सी रॉय की तारीफ डेफिनेटली की जानी चाहिए कि उन्होंने बिभा चौधरी की अचीवमेंट्स का एक स्कॉलरली और बैलेंस्ड एनालिसिस दुनिया के सामने रखा। उन्हीं की किताब के चलते वो ब्रिलियंट हस्ती फाइनली उस लाइमलाइट में आई जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। बिभा चौधरी की कहानी बहुत शांत है, लेकिन भीतर से बहुत गहरी और दर्दनाक भी। ये कहानी किसी बड़े सम्मान, पद्म पुरस्कार या स्कूल की किताबों में छपे नाम की नहीं है। ये कहानी उस महिला वैज्ञानिक की है जो भारत से थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक को लगभग छू लिया था, लेकिन फिर भी इतिहास के हाशिए पर छोड़ दी गई। पर एक इंटरेस्टिंग बात फिर भी सर उठाती है। भले ही डॉक्टर बिभा चौधरी डिड नॉट लीव बिहाइंड अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, शी लेफ्ट बिहाइंड डेटा, एविडेंस, इनसाइट। उनका काम, उनका सबूत और उनकी मेहनत का चश्मदीद दोनों था। उसे कैसे मिटाते? इट वॉज पब्लिश्ड। शायद इसीलिए स्याही की ताकत को इतना सराहा जाता है, फील्ड कोई भी हो। नहीं, आपका क्या सोचना है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट डॉक्टर चौधरी। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सेक्सटेंस तारामंडल में एक तारे का नाम बिभा रखा। ये नाम बिभा चौधरी के सम्मान में रखा गया था, जिसे इंडियन नेशनल कमेटी ने चुना था, जिन्होंने उनकी अचीवमेंट्स को पहचाना, खासकर TIFR की पहली वुमन रिसर्चर के तौर पर। उनके रहते ना सही, पर उनके जाने के बाद अब आकाश की ओर देखते हुए हम ये बात एक भीनी मुस्कान के साथ कह सकते हैं कि हम आपके बारे में जानते हैं मैम, एंड व्हाट एन ऑनर इट इज़। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि डॉक्टर बिभा चौधरी की लाइफ की जो मुमकिन डिटेल्स मुझे मिले वो सब एक वीडियो में डाल सकूं। देखिए, इतनी इंस्पायरिंग कहानी जानने के बाद आप जिम्मेदार महसूस करने लग जाते हैं कि सबको बतानी है कहानी, सब कुछ इंक्लूड करके। शायद इसीलिए आज का एपिसोड यहीं तक। मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग टेल। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।